कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी आज पूर्व मंत्री बलबीर पाल शाह के घर उनके भाई के निधन के बाद शोक व्यक्त करने और उनका हालचाल जानने पहुंचे। सैनी करीब 1 घंटे तक शाह के मॉडल टाउन के निवास पर रहे। इस दौरान उनके पुत्र विक्रम शाह भी मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सांसद राजकुमार सैनी ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की रैली पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो खुद पिटकर अपने आप को इंसाफ नहीं दिलवा पाया, वो जनता को क्या इंसाफ दिलवा पाएगा। देखिए पूरा इंटरव्यू। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी आज फिर पानीपत पहुंचे हैं। पूर्व विधायक बलबीर पाल शाह के घर पर पहुंचे थे। उनके भाई के निधन के बाद वो शोक व्यक्त करने आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं उनके घर पर ही। सर, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं पिछले दिनों रैली की व्यवस्था की वजह से बलबीर पाल शाह जी के ब्रदर की डेथ होने की वजह से मैं आ नहीं सका था और कुछ इनका स्वास्थ्य खराब था, तो दोनों बातों को लेकर के मैं आज भाई साहब से आरजू करने आया हूँ। उम्मीद थी कि इनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए और ये हमारी जमात के एक अभिन्न अंग के रूप में हम इनको देखते हैं। यानी सब कोई राजनीतिक कोई बात हुई इस दौरान, सिर्फ स्वास्थ्य का पता लेने या शोक व्यक्त करने? आपको बता ही दिया कि हमारी पूरी टीम इनको अपना अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। तो कुछ इस तरह की चर्चाएं चली हैं कि आपके साथ आ सकते हैं, कुछ काफ़ी देर बाद आपकी गुफ्तगू होती रही है इस मामले में। आ सकता तो वो चीज़ है जो दूर खड़ा हो, ये तो हमारे नज़दीक बहुत देर से पीछे से जुड़े हुए हैं और मैं ये कहा कि आपको अभिन्न अंग के रूप में हम इनको देखते हैं। यानी सब दूसरी बात, जाट समुदाय वाला जो मामला चल रहा था, अभी जो सूचनाएं आ रही कि जाट समुदाय के जो नेता हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं आरक्षण की मांग को लेकर। अभी पीछे सीएम का भी विरोध शुरू किया था, अब मीनू का भी विरोध करना शुरू कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? वो शांत कहाँ हुए, वो तो पूरे प्रदेश में लंबू लेके घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तांडव की भेंट चढ़ा दिया उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, मौत के घाट उतार दिया। कुछ अपने उतार दिए, कुछ दूसरों के उतार दिए। ये तो काली थी जो यूपी से उठ करके हरियाणा में घुसी और मुझे लगता है कि आरोप दूसरों पे लगाते हैं और भाईचारा खुद में खराब कर रहे हैं। यशपाल मलिक और 5 मुख्यमंत्रियों के जो बेनिफिशियरी लोग हैं, उनको पीड़ा ये है कि कोई और आगे ना बढ़े। ये जागीर है उनकी हरियाणा, ये उनकी विरासत में रहे। इस बात को लेकर के 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के 10% अपने लोगों को 50 से 52% हिस्सेदारी दी शासन और प्रशासन में, और 90% लोगों के पास हिस्सेदारी सिर्फ 48 से 50% के बीच रही। और उस 90% में 52% पिछड़ा वर्ग था जिसके पास हिस्सेदारी सिर्फ 10 से 11% रही। ये एक कमाल ही था 5 मुख्यमंत्रियों का कि 10% वाले 52% और 52% वालों को 10%। एक ले गया 5 गुना, एक को मिला 5वां हिस्सा, फर्क हो गया 25 गुने का। इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास हम कर रहे हैं और इस दादागिरी को कंट्रोल करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सैनी साहब, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने रैली की थी कल पानीपत में। तो प्रदेश स्तरीय रैली थी लेकिन कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं जुटा पाए। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपके खिलाफ ही कटाक्ष कर दिया था, आपको नंगड़ की परिभाषा उन्होंने दे दी थी। जैसे जो लोग होते हैं वैसे भी दूसरों के बारे में सोचते हैं। झूठी पतले चाटने वाले लोग जिस प्रकार के खुद आचरण में पिटने के बाद अपना इंसाफ नहीं पा सके, दूसरों को क्या इंसाफ दिलाएंगे? और अंडर प्रेशर होकर के उनको पगड़ियां बना रहे जिनसे पिटे। नंगड़ जो लोग होते हैं वो इसी तरह के काम करते हैं, पिटते भी हैं और जूते भी खाते हैं और पैर भी पकड़ते हैं। वैसे ही उनको दूसरे लोग दिखते हैं। कल वो स्टेज पर यही कह रहे थे कि हम जो 5 नेता जो अलग अलग इधर उधर चल रहे हैं कांग्रेस के, चाहे वो मुख्यमंत्री की दौड़ में है चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से इशारा किया है कि हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई भी पार्टी हरियाणा में कमाल नहीं कर पाएगी। कभी 5 पंडे तो इकट्ठे रहे लेकिन दुर्योधन और कभी इकट्ठे नहीं हुए। भीष्म पितामह ने
पूछा था कि मैंने हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए पूरा जीवन लगाया, मेरे को सजा क्यों, मुझे लास्ट में तरसुलों पर क्यों मेरी सैया आई। तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने ये बात कही थी कि जो सर्वनाश की भूमिका निभाता हो, जो गलत कामों में साथ खड़ के हाथ भले ना बटाए, साथ खड़ा दिखता हो, पनिशमेंट उसको भी मिलती है। इस देश को भिखारियों की लाइन में लाने वाली कांग्रेस है, जिसने देश में 12 बार सरकार चलाई। 12 बार सरकार चलाने वाले लोग आज भी कमजोर तबकों को कहते हैं हम आपका हिस्सा दिलवाएंगे, हम आपके हितों की सुरक्षा करेंगे। जब तुम 12 बार पहले सरकार चला चुके हैं, अब तुम्हारे पर बिलीव कौन करे कि तुम हमारा हिस्सा नहीं खाओगे, तुम हमारा शोषण नहीं करोगे। आज सुरजेवाला जैसे लोग कह रहे हैं कि 27% हम आपका हक पूरा करेंगे और बैकलॉग भी पूरा करेंगे। भाई तुम दोनों सरकारों में मंत्री रहे, बापू और बेटा, तो तुमने जब ये लूटपाट हो रही थी तब तुम्हें ध्यान नहीं आया और तुम उस लूटपाट में शामिल थे। अब तुम्हारे ऊपर कौन बिलीव करे। इस सारे कांग्रेस के एक बड़े जुमावड़े का, इसमें ऐसी ऐसी अजगरें पड़ी हैं जो पूरा का पूरा देश निगलने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने देश से कुछ लेना देना नहीं। देश हमारा जो आज़ाद हुआ, आज उस वक्त 35 करोड़ में 17 करोड़ गरीब थे, आज हमारे पास 130 करोड़ में 80 करोड़ गरीब है। और गरीबी हटाओ बेरोजगारी हटाओ का नारा जवाहरलाल प्रथम प्रधानमंत्री ने दिया, इसी परिवार की 5वीं पीढ़ी में फिर वही नारा दे रहे हैं। इसका मतलब ये भाषणों से इस देश की खलड़ी उतार लेना चाहते हैं। अभी आपने पिछले दिनों अपनी पार्टी बनाई थी, गठन किया था पार्टी का। विपक्ष ये कह रहा है कि राजकुमार सैनी ने अपनी पार्टी का गठन अपने नाम से नहीं किया, उनके संरक्षक बताए जा रहे हैं। अभी वो बीजेपी की बी टीम है, इलेक्शन के दौरान फिर आप बीजेपी में चले जाओगे। या तो राहुल गांधी हरियाणा के अंदर अपने नाम से अपनी पार्टी की अध्यक्षता करते तो फिर मैं भी ये बात सोच लेता। उन्होंने हमारे यहाँ तो अध्यक्ष कोई और बना रखा है और दूसरी स्टेटों में कोई और बना रखा है। हमने भी सभी स्टेटों और दूसरी जगह सभी जगह अपने लोगों को अध्यक्ष बना रखा है। अपने जो लोगों को, हमारा पारिवारिक सौदा नहीं है। जिन परिवारों ने दुकान बना ली है वो ऐसा सोचते हैं। हम सब लोगों को उनको बूस्टअप करके चलते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। इतना कलेजा हमारा देखिए कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दूसरे को बना रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी दूसरे को बना रहे हैं, और काम सब के नाम का मैं बराबर में उतना ही कर रहा हूँ। जिस परिवार को किसी पे भरोसा ही नहीं रहा, यहाँ तो तिवारी जी रहे, तिवारी कांग्रेस भी बन के आई, यहाँ पर जो है ना केसरी को मुंह की खानी पड़ी, उसे हटाया गया। जिन जिन अध्यक्षों ने इस परिवार के खिलाफ थोड़ा सा भी शब्द मुंह से निकाल दिया, उसे धराशायी कर दिया गया। हमारे यहाँ सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रथा के अंदर लोगों के पर बिलीव रख के चला जाता है। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अब हरियाणा जो है जातिवाद के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अभी पीछे कुछ पूर्व जो विधायक रहे हैं उन्होंने भी पंजाबी का नारा देना शुरू कर दिया। आप भी नॉन जाट फैक्टर लेकर चल रहे हो, जाटों का अलग से सिस्टम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जातिवाद का ये सारा सिस्टम नहीं चल रहा है। देखिए, देश के अंदर अब तक जातिवाद ही चलता रहा। मैं 100% आरक्षण की बात करता हूँ। अब सभी जगह सभी, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो लाइसेंस और ठेके हैं, चाहे वो सर्विसेज है, और चाहे वो पॉलिटिक्स है, जब तक इस देश में सिमिलरिटी नहीं आएगी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमने 100% आरक्षण की बात की कि सबको आरक्षित किया जाना जरूरी है। किसी भी जाति का हक दूसरी जाति इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए सबको आरक्षित करना जरूरी है। अब इसमें देखिए मैंने किस जाति को पीछे छोड़ा। 100% में एवरीबॉडी, एवरी कास्ट इन्वॉल्व इन विच, इसमें सब इस बीच में आ जाते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि आज जिन हाथों में राजनीति रही, उनके तो एक एक घर में 10-10 अफसर लगे, बाकी को किसी ने चपरासी नहीं लगाया। इस बंदर बांट को भी हम ठीक करेंगे। देश की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी थी, वो भी किसी ने कंट्रोल नहीं की।
हम अपने प्रदेश से स्टार्ट करके दिखाएंगे। देश के अंदर किसान मजदूर की इकट्ठी रोजगार नीति, हम उसे भी इकट्ठे 60% आबादी को काम के साथ जोड़ के दिखाएंगे। और जो निराश्रित लोग हैं, चाहे विधवा है, विकलांग है या वृद्ध या हमारे जो कमजोर तबका है, उन लोगों को जो है ना, वृद्धों को, विकलांगों को और विधवाओं को हम पूर्ण दिल खोल करके उसमें उनका सहयोग करेंगे। और जब हम 20-20 हज़ार की पेंशन उन लोगों को देते हैं जो जीवन में सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, ये 60 साल वाले लोग भी जो अपने जीवन के 60 साल व्यतीत करके समाज की सेवा में हाथ बटाते रहे हैं, उनका भी आखिर कोई दोष नहीं है। वृद्धों को हम 5,000 की पेंशन से स्टार्ट करेंगे। यानी साहब, जिस समुदाय के खिलाफ झंडा उठाए हुए हैं, कुछ वो भी नेता आपके संपर्क में हैं, कुछ जाट समुदाय से जुड़े लोग, मान लो 1% अगर जो आपके पार्टी में आना चाह रहे हो, तो आपके पार्टी में विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। अभी हमारी डिस्कस भी इस मामले में लेकर चल रही थी, कोई खिलाड़ी आया था आपके पास? एक खिलाड़ी हमारे पास कल ही आया था, मैंने उसको शाबाशी भी दी और उसको सम्मान के साथ ये भी कहा कि हम आप जैसे बच्चों को पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन रियली बहुत सारे लोग टिकट की डिजायर लेकर भी चले हुए हैं। मैंने कहा भाई तुम अपने लोगों से पूछ लो पहले, अगर आपके लोग राजकुमार सैनी के नाम पे वोट डालना चाहते हैं तो फिर मैं अपने लोगों को पूछ लूँगा, जो समाधान निकलेगा डिस्कशन के बाद तब सोचा जाएगा। चुनाव को लेकर राजकुमार सैनी की क्या तैयारियां, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तैयारियां अंदर खाते शुरू कर दी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, इनकी तो मीटिंग इन्होंने शुरू कर दी, आपकी क्या तैयारी? हमारी पूरी टीम हर रोज हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर तैनात है। ये है कि लोग संगठन बना रहे हैं, हम जनता जोड़ रहे हैं। अब हमारे पास उतना बड़ा संगठन तो एकदम से ना खड़ा हो, लेकिन ये बात बता दें कि जनता हमारे साथ खड़ी है। यानी जब महंगाई के ऊपर आप कभी ना कुछ कटाक्ष नहीं करते, बोलते नहीं, खासकर जो केंद्र के नेता हैं, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, आज 59 रुपये और सिलेंडर के बढ़ गई, महंगाई जो है कंट्रोल हो नहीं रही। अगर सही मायने में देखा जाए, मैं वॉइस ऑफ हरियाणा को ये बताना चाहूँगा कि देश के अंदर हम एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते रहे, कांग्रेस वाले बीजेपी पर, बीजेपी वाले कांग्रेस पर और कांग्रेस वाले इनेलो पे। हम महंगाई को लेकर के एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं। कभी दालें महंगी हो जाती हैं तो दालों के बारे में, कभी पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल के बारे में। आज भी पेट्रोल जो कंपनियां हैं आज भी वो घाटे में है, जबकि सबको पता है इन्होंने भी कुछ नहीं करना। जो ये लोग भाषण दे रहे हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं करना। सिस्टम में जो वास्तविकता है उसे हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विषय सिर्फ यह है कि हमारे देश में वास्तविकता की नहीं, वोटों की खेती हो रही है। किसान पे बड़े चिल्ला के भाषण देते हैं। लोगों ने कहा कि जी बीमा नहीं होना चाहिए, अब पूरे किसान की फसल बर्बाद होगी हरियाणा के अंदर। अगर हमारी 50,000 रुपये की बीमा कंपनी की प्रीमियम दे करके हमने अपने 50,000 रुपये के लिए बीमे की राशि तो 1,500 रुपये होगी, जहां हम 10,000 रुपये का खर्चा एक बिजाई कटाई के ऊपर करते हैं तो वहाँ 1,000 भी खर्चा होता है। लेकिन आज हम देश को चलाना ही नहीं चाहते। नेता अपने वोटों के हिसाब से दूसरे को लेट डाउन करने पे लगे हुए हैं। हमें अपने देश के किसानों को भी मेंटली प्रिपेयर करके जोखिम के लिए तैयार करना चाहिए। जोखिम में अभी सरकार कह रही है कि हम 25, दूसरों ने मांग लिया कि मुआवजा 25,000 होना चाहिए। अगर खर्चा उसका 25,000 है और नुकसान 50,000 को हुआ, वो क्या उनका बाप देगा खर्चा जो से ये 25,000 रुपये मुआवजा मांग रहे हैं? एक धान में से, एक किले में से 50,000 रुपये की धान निकलनी थी, 60,000 की धान निकलनी थी, खर्चा उसके ऊपर आ चुका है पहले ही 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार का मुआवजा खर्चे का तो मिल गया। जो आमदन थी किसान की, वो जो मलियामेट होगी, उसको कौन रिकूप करेगा? इसलिए हमने लोगों को गलत रास्ते डालना सोच रखा है कि अगर हमारी 50,000 रुपये की पहले ही प्रीमियम दे करके हमने 1,000 रुपये खर्च किए होते हैं तो मुझे ये कन्फर्म है कि आज देश के अंदर किसान को सरकार का मुंह देखने की लोड़ ना पड़ती। और बीमा कंपनियां हमेशा पिंड छुटाने का प्रयास करती हैं, ये नहीं हुआ, ये ठीक हुआ। सरकार को बड़ी सख्ती से किसानों की भरपाई करनी चाहिए। अब वो चाहे बीमा कंपनियां करें और या सरकार करे, लेकिन वो 25 से नहीं 50,000 की अगर फसल उसमें थी
अगर उसमें से 15,000 रुपए के दाने रह गए और बाकी का 35,000 या 30,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होनी चाहिए, न कि उसकी नुकसान के भी मैंने मुंह से बोल दिया कि 25,000 मिलने चाहिए या 30,000। अगर खेत में 50,000 रुपए का नुकसान है तो 50 मिलने चाहिए। जो हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे, यही हमारे देश को गर्त में उतार रही है। राजनीतिक दल पूरा हरियाणा जला, एक व्यक्ति ने नहीं बोला, पूरे हरियाणा में आग लगी, सब नेता बैठे देखते रहे, कारोबार जल रहे, सरकारी संपत्ति तहत नहस हो रही, तब ये नेता यहीं थे। अब ओलावृष्टि हुए या ज्यादा आकस्मिक बरसात हुए, सब नेता अपनी सरंगी लेकर के बाहर निकल गए, मानो सरकार इसी काम के लिए तैयार खड़ी थी। सरकार का जो कदम है वो सरकार को करने दें, विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष करने के दें। विपक्ष ने बोल दिया कि 50,000 आपको बोलते हुए दिक्कत आ रही है, 25,000 क्यों बोल रहे हैं आप, अगर मेरा नुकसान 50,000 का हो रहा है। आखिरी सवाल, पानीपत से ज़्यादा प्यार है आपको, रैली भी यहीं से की थी, जनता आपको मौका देती तो पानीपत के लिए क्या सौगात देंगे? सबसे पहले तो मैं जो पानीपत के लोग परेशान हो रहे हैं फ्लाई ओवर के नीचे, मैं उस फ्लाई ओवर के ऊपर से सीधा बस अड्डे के अंदर और उतरने के लिए बस होगा। जो घंटों घंटों पैसेंजर जो है ना बेचारे हैं इसमें भीड़ में भटकते रहते हैं, और जब बसों की भीड़ ऊपर से ऊपर चली जाएगी और ऊपर से निचली और ऊपर ही जाकर के फ्लाई ओवर पे चढ़ गई, तो वहीं से एक फ्लाई ओवर नीचे डाउन करके एक इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें जो है ना, जो एक आध जगह जब हम इसके ऊपर भी इसके ऊपर फ्लाई ओवर के ऊपर ये कनेक्शन जोड़ देंगे तो इससे काफ़ी भीड़ को फायदा मिल सकता है। पानीपत के लोग बहुत घंटों परेशान रहते हैं। तो ये थे सैनी साहब जिन्होंने बताया कि अगर जनता ने मौका देते तो पानीपत के लिए वो क्या करेंगे। अंदर खातिर उन्होंने चुनाव की तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली हैं। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।